सतनाम जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज हमारे बीच में बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में डॉक्टर अनिल भतवारी साहब, जो राजभाषा आयोग के सचिव हैं और छत्तीसगढ़ के विभिन्न कला संस्कृति को लेकर अपने जीवन में समेटे हुए हैं। आज हम उनसे रूबरू कराने से पहले उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी चर्चा करेंगे। और वैसे तो पेशे से वो कॉलेज में प्रोफेसर हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सतनाम। सतनाम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज उन्हीं की जुबानी हम उनसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि जब इंसान जन्म लेता है तो कला और संस्कृति को भी, अपने संस्कार को भी लेके समेटा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ एक कला संस्कृति राज्य के रूप में भी जाना जाता है और इस राज्य में बाबा गुरु घासीदास जैसे महान संत पैदा हुए हैं और हम लोग भी उसी के वंशज हैं। उनके आने वाले जनरेशन के आगे बढ़ाने वाले हमारे बीच में जो खास इस संस्कृति को अपने विभाग की ओर से आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। विगत 5 वर्षों से वो राजभाषा आयोग और संस्कृति को लेकर, इस विधा को लेकर आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश किए हैं। तो हम आज जानना चाहेंगे भटपरी साहब से कि बाबा गुरु घासीदास जी की पंथी विधा, ऊपर से यहाँ जो विभिन्न कला संस्कृति जैसे सरगुजा की संस्कृति है, बस्तर की संस्कृति है, उसके बारे में भी इनको काफ़ी अनुभव है। तो सबसे पहले तो हम बाबा गुरु घासीदास जी के पंथी विधा के संदर्भ में ही शुरू कर लेते हैं। उसके बाद भी फिर हम विभिन्न कला संस्कृति की ओर जाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में राजा चक्रधर सिंह जैसे अंतर्राष्ट्रीय कलाकार, जो चक्रधर समारोह के रूप में भी जाना जाता है, उनकी भी नगरी के रूप में जानी जाती है। तो मैं भटपरी साहब का स्वागत करते हुए उन्हीं से जानना चाहूँगा कि बाबा गुरु घासीदास जी की जो पंथी है, पंथ है, जिसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में सबसे तेज गति के रूप में जाने जाते हैं, और ये खुद जो है कि यूट्यूब चैनल चलाते हैं सश्री म्यूजिक करके, और उसमें विभिन्न पंथी गीत और नृत्य की विधा को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि सर इस पंथी विधा के बारे में हमारे दर्शकों को और सुनने वालों को बताएंगे कि पंथी की विधा क्या है। धन्यवाद। प्रश्न काफी लंबा चौड़ा है और बहुत सारे जी, शॉर्ट में उसमें सब तथ्य छुपा हुआ है। जी जी। मैं विगत 5 साल से ही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है जी। छात्र जीवन से मैं यूं कहूँ कि 7वीं 8वीं कक्षा में, जब मैं 8वीं कक्षा में अध्ययनरत था तो छत्तीसगढ़ी गीत या कविताएं लिखना आरंभ कर दिया था। और इस तरह से स्कूल जीवन में ही मैं छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, यहाँ की भाषा, यहाँ की विविधताओं को लिखने का, जानने का प्रयास किया, और वो सब हमको विरासत में भी मिला। क्योंकि मेरे पिताजी शिक्षक थे और शिक्षक के साथ साथ वो रंगकर्मी भी थे, सतनाम संकीर्तनकार भी थे, बहुत सारे व्यक्तित्व उनमें था। और उनके साथ बचपन से मैं जैसे रंगमंच में, उनके नवरंग नाट्य कला मंच की स्थापना उन्होंने 1975 में की। तो 1975 में चरणदास चोर, चांदी के पहाड़, एक मुट्ठा माटी की असरैया, संगत, हाय नशा, ऐसे शिक्षाप्रद समसामयिक और ऐतिहासिक नाटकों का मंचन वो किया करते थे जी। और उनकी प्रेरणा उनको दरभंगा बिहार से मिला। वो कई बार बोलते थे कि ये नाट्य मंचन को हम दरभंगा बिहार वाले जैसे लीला के रूप में करते हैं, या फिल्म की स्टोरी को, जैसे मैं तुलसी तेरी आंगन या शोले या कोई भी हिट फिल्म होते थे, उनका उन लोग स्टेज में मंचन करते थे। तो उनसे वो प्रेरित हो करके पिताजी ने, जब उस दौर में नाच वगैरह का चलन था, नाचा पेखन का चलन था, ऑर्केस्ट्राएं भी थी, चंदेनी गोंदा जैसे संस्थान थे और बड़ी बड़ी चीजें थी, नया थिएटर भी था इसका, हबीब तनवीर साहब का। तो उसी समय, उसी पैरेलल में उन्होंने पर्दा जो खींचते हैं ना लीला में, तो सीन बदलते हैं, पर्दा खींचते हैं, तो वैसे वो कई तरह के पर्दा बनवाए पुराने जमाने में। हाँ, और जैसे राजमहल आता था तो उसमें राजमहल का सीन, जंगल आ गए तो जंगल का सीन, तो ऐसे पर्दा वाले वो एक स्टेज बना करके उसमें वो मंचन किया करते थे। अच्छा। तो उसमें मैं 5 साल की उम्र में चरणदास चोर में भूख से तड़पते एक बालक का रोल किया। अच्छा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जैसे मतलब हम लोग को बचपन से दूध की घुट्टी की तरह आ गया। और मेरे घर में तो निर्गुण साहित्य का तो धाराएं ही बहती थी। दादी माँ से हम निर्गुण भजन सुनते थे, है ना, और
दादाजी को तो हम देखे नहीं है, लेकिन वो भी कहते थे कि एक तारा भजन के वो बहुत सुंदर गायक थे। तो एक विरासत रही है तिलाशी भंडार गुरुद्वारा के आसपास निर्गुण भजन गाने का, सत्संग करने का, साधु अखाड़ा करने की एक परंपरा रही है। तो उसी परंपरा से हम लोग आगे आए। जब मैं आगे बढ़ा, हाई स्कूल में आया, कॉलेज में आया, जब मैंने एमए कर लिया, तो पिताजी ने कहा कि बेटा निर्गुण साहित्य है और बाबा जी है तो उनके ऊपर पीएचडी कर। तो मैंने सन 1993 में पीएचडी रजिस्ट्रेशन कराया। डॉक्टर देव कुमार जैन मेरे गाइड हुए। तो इस तरह से हम लोग काम आरंभ किए और इस तरह से मैं अब कॉलेज में आ गया। कॉलेज में आने के बाद में विगत 25 साल से तो मैं कॉलेज में ये जॉब कर रहा हूँ और अभी मुझे हायर एजुकेशन में सहायक संचालक और उसके बाद अभी छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग में सचिव के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि जो मैंने सीखा है बचपन से या विरासत से, जो छत्तीसगढ़ी, जो साहित्य, जो कहानियां, कथा, गाथाएं, जो नाटक जो हम लोग करते थे, जो मंचन करते थे, जो पढ़ते लिखते थे, वही काम को आगे बढ़ाने का अवसर मिला। तो मैं इसमें अपनी मेरी रुचि का काम था, तो मैंने भरसक कोशिश की इन 3 सालों में और वो दिखा भी, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो आगे दिखा भी। भटपरी साहब लिखते भी हैं, उनकी कई किताबें भी छप चुकी है। मैं लेखन के बारे में भी जानना चाहूँगा कि आप एक साहित्यकार भी है, लेखक भी हैं, तो कौन सी आपकी किताबें छप चुकी है, उसका मैसेज हमारे समाज के लिए क्या है और वो किताबें कहाँ से मंगा सकते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे। निर्गुण संत साहित्य में गुरु घासीदास जी के ऊपर शोध किया। इस दरमियान मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ की जो अनगढ़ताएं थी उसमें शिष्टता का बोध या छत्तीसगढ़ की भाषा को संस्कारमय करना या छत्तीसगढ़ में दर्शन तत्व को लाने का काम गुरु घासीदास जी ने किया। और इस तरह से एक लेख मैंने लिखा, रचनाकार इंटरनेशनल पत्रिका है उसमें भी छपी और कई पत्र पत्रिकाओं में, कि छत्तीसगढ़ ही शिष्ट साहित्य के उद्गाता गुरु घासीदास जी। तो उन्होंने शिष्टता प्रदान की, भव्यता प्रदान की। अब उनकी हर एक वाक्य को या अमृतवाणी की शब्दों को आप देखेंगे तो किसी उपनिषद या किसी वेद के ऋचाओं से कोई कम नहीं, समकक्ष गीता की श्लोक की तरह उनकी वाणियां हैं। तो उनको लेकर के यहाँ की जनता में जो सुचिता आई, जो धर्मनिष्ठता आई, जो सत्य के प्रति अटूट निष्ठाएं आई, तो ये सुदूर जंगल के लोग जो शिक्षा से वंचित थे, उन लोगों में उनकी वाणियों का ही असर है कि इतने सात्विक जीवन शैली इस प्रदेश में हमको देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ उसी में एक पंथी विधा है। उस पंथी विधा की अभी आप बात किए तो पंथी की 13 प्रकार है और बुजुर्ग लोग की पंथी अलग है, बैठ के मंगल भजन गाने की शैली अलग है, लगन मंगल की अलग है, उच्छल मंगल अलग है, चलानी चौवा अलग है, विभिन्न तरह की चीजें हैं। और झुमका पंथी अलग है, उड़ीसा बॉर्डर क्षेत्र में जो चलने वाली पंथी अलग है, हमारा जो मिट्टी के मांदर में जो नाचने वाला पंथी अलग है, और उसके बाद लकड़ी के मांदर में नाचने वाला अलग है। उसमें पिरामिड वगैरह जो शुरू बनाते हैं देवदास बंजारे जी जैसे लोग, उनको और आगे ले जाके गया। आज देखो पंथी की जो शैलियां हैं, भारत के हर लोक नृत्य में उसका प्रभाव पड़ा और दुनिया में सबसे तेज गति से जाने वाली नृत्य जाना जाता है, क्योंकि श्री श्री रविशंकर जी ने 1000 कलाकारों को बुला करके जब दिल्ली में कार्यक्रम किया, तो विश्व रिकॉर्ड भी बना। और उसके पहले और बता दूं कि यहाँ हमारे पद्मश्री बारले जी हैं, ये लोग जयंती स्टेडियम में 200 मांदर के साथ एक भव्य प्रस्तुति कर चुके थे। लिम्का बुक में पंथी आ गया था, तब पहले ना शुआ का हुआ था, ना कर्मा का, ना किसी का नहीं। सबसे पहले पंथी का भव्य प्रदर्शन भिलाई में हुआ, 200 मांदर के साथ में उनकी प्रस्तुति हुई और 200 मांदर का गूंज और मतलब देखने लायक बनता था, बिल्कुल आह्लादकारी। रविशंकर, श्री श्री रविशंकर शुक्ल के जो रविशंकर महाराज जी का जो आयोजन था, जिसमें 1000 से ऊपर नर्तक लोग गए थे, वो एक सेकंड प्रोग्राम था, बड़ा बृहद भी था और देश भर में और दुनिया में भी उनकी प्रसिद्धि हुई। 65 देशों में तो देवदास बंजारे घूम ही चुके थे। पंथी से अपरिचित नहीं है कला जगत, विश्व का कला जगत उससे परिचित ही है। लेकिन सवाल है कि हम छत्तीसगढ़ में पंथी को लेके और क्या कर रहे हैं, कितनी उसमें
अच्छी चीजें ला रहे हैं, ये हमको देखना पड़ेगा। और छत्तीसगढ़ में केवल पंथी नहीं है, यहाँ की विविधताएं हैं। यहाँ देखिए राउत नाच है, यहाँ सैला है, बार है, यहाँ बैसन एक तरह से माड़िया जसपुर में नृत्य है, कर्मा है, जसपुर में कर्मा है। तो इस तरह की यहाँ सुआ नृत्य है। यहाँ की विविधताएं हैं स्त्री और पुरुष दोनों समुदाय में, और अलग अलग सामुदायिक नृत्य है। और ये हमको रिच करता है, ये हमको अन्य प्रदेश के अपेक्षा हमको सांस्कृतिक रूप से समृद्ध करता है। तो ये सारे चीजों की संरक्षण और संवर्धन की जरूरत है, और लोग कर भी रहे हैं। पंथी एक ऐसा है कि कोई गांव ऐसा नहीं होगा, सतनामी बाहुल्य गांव, जहां पंथी दल ना हो। पंथी दल में नाचने का भी, प्रचार करने का भी, धर्म का भी काम, सुसंगठित होने का काम, और एक तरह से साधने का काम स्वयं को, ये बहुत सारा काम एक साथ पंथी के साथ हो जाता है। और यही चीजें जो है हमारे पंथ को बहुत आगे तक ले गया है। और अभी छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कि सतनाम पंथ अभी भारत में और अन्य जगह है, जैसे 4 इनकी शाखाएं हैं। नारनौल की शाखा है, फर्रुखाबाद की है, आपके कोटवा बाराबंकी का है। तो छत्तीसगढ़ की जो शाखा है सबसे प्रभावशाली है, और सारे शाखाओं से ज्यादा समृद्धि है हर दृष्टि से। तो ये उनका कारण भी बनता है। तो ये थे भटपरी साहब। आज हम इनके म्यूजिक को लेकर के, इनकी व्यस्तता भी है, अभी इनको ऑफिस में भी जाना है, तो हम संक्षिप्त में आज के इसको इंटरव्यू के रूप में ले रहे हैं। आने वाले समय में हम इनके विभिन्न विधाओं को लेकर एक श्रृंखला के रूप में कार्यक्रम को भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो मैं संक्षिप्त में भटपरी साहब से चाहूँगा कि जो लेखन की बात क्या है, हाँ, लेखन के बाद में और आपकी जो अगली जो सोच है या अगली जो विचार है आने वाले समय में, और लोगों को क्या कुछ कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। लेखन तो शुरू से रहा है और छुटपुट लिखता भी हूँ, और अभी तक 10 किताबें आ चुकी है। और वन एलिगेंट प्रेस ने एमओयू भी किया है मेरे से कि मेरा ब्लॉग जो है वो 2,500 पेज है उसमें। तो 2500 पेज को कम से कम 10 वॉल्यूम में निकाले हैं। तो मैंने भी उनको ओके कहा है, और वो विविध विधाओं में, लघु कथा है, लेख है, कहानियां हैं, कविताएं हैं, गीत है, इस तरह से वो और आएंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ। और सवाल लेखन क्या है, वो अनुभव है, उनको अपन एक तरह से यूं कहे कि समय मिल जाता है तो उसको लिख लिए, अक्षरबद्ध कर लिए। तो इस तरह से वो धीरे धीरे संचय हो गया है। हाँ, आने वाले समय में बहुत सारी योजनाएं हैं। अब लेखन तो बहुत कर लिया, मैं सोच रहा हूँ कि आज आदमी पढ़ता नहीं, तो या पाठक वर्ग कम हो रहे हैं, आजकल श्रोता और दर्शक लोग ज्यादा हो गए हैं। तो कई FM को आ गया, और कई चीजें आ गई है जिसमें इसको अपलोड कर दे। दूसरा, या तो हल्की इसको फिल्म बना दे, डॉक्यूमेंट्री कर दे, ऐसा करके। तो मैंने एक चैनल भी बनाया है, अनिल भट्ट सीजी करके। तो उसमें मेरे गीत, मेरे व्याख्यान, मेरी कविताएं, मेरी कहानी पाठ तो है ही। उनके साथ साथ मैं और अच्छा आगे करना चाह रहा हूँ, लेकिन सब संसाधन और समय चाहिए, और वो दोनों मेरे पास नहीं है। समय की कमी है, और संसाधन अभी बच्चे लोग जस्ट कैरियर के कगार पे आ गए। बच्चे थे तो बहुत कुछ कर लिया, अब थोड़े से बड़े हो गए तो अब उनको लगाने में लगेगा। तो इस तरह से हो सकता है आने वाले समय में जब ये सब काम से निवृत्त हो जाऊं, तो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है सिनेमा बनाने का, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है डॉक्यूमेंट्री करने का, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है मेरी जो नॉवेल वगैरह है वो पब्लिश हो जाने का। तो ये सब काम बचा हुआ है, तो वो मैं थोड़ा जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं पारिवारिक कामों से, तो फिर वो आगे मैं बढ़ाऊंगा। तो ये थे हमारे बीच में डॉक्टर अनिल भटपरी साहब, जो एक बहुत ही जाने माने छत्तीसगढ़ के कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं, और राजभाषा आयोग के सचिव भी हैं अभी वर्तमान में। और लगातार इनकी जो नई रचनाएं, नई विधाएं को लेकर नई शोध करने की भी लगातार उनके अंदर में जिज्ञासा बनी रहती है। हाँ, शोध की बात बताऊं तो वाकई में मैं बचपन से अन्वेषी रहा हूँ। मोला घर के सियान मन दादा दादी माँ ये कहा कि ये बहुत चेन्हा लेकर हर चीज में मैं प्रश्न करता था, है ना। तो ये बहुत चेन्हा लेकर है, तो वो प्रवृत्ति रही है, और इसलिए विभिन्न चीजों में, कला में, संस्कृति में
भाषाओं में, उत्खनन में या पुरातत्व में, या और पीछे कैसे रहा होगा, आने वाला कैसे होगा, इन सारे चीज़ों पे मैं दृष्टिपात रखने की चेष्टा करता हूँ। और जो विवेक और समझ है उस दृष्टि से मैं विचार व्यक्त भी करता हूँ। तो सोशल मीडिया में, मेरे लेखन में भी वो दिखता है। भटपारी साहब, कुछ और भी अलग अलग राज्य के कलाकार हैं, जैसे आसाम से भी मुझे कुछ आर्टिस्ट लोगों ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमें अगर ऐसा अवसर मिलता है तो वहाँ से भी छत्तीसगढ़ी की जो संस्कृति को लेकर वहाँ के भी कलाकार आने के इच्छुक हैं। ऐसे जो कलाकारों को लेकर जो अलग अलग राज्यों में हैं, जो प्रतिभावान हैं, उनके बारे में भी हम चाहेंगे कि जो ऐसे लोग, आप चूंकि इस दिशा में आप लगातार विस्तार से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नए नए लोगों को, चूंकि आपकी टीम में बहुत सारे लोग शामिल हैं, तो ऐसे लोगों को अवसर मिल सकता है। हाँ, मैं जैसे असम की बात छिड़ी तो सबसे पहले मदन सतनामी के घर सम्मानित अशोक तिवारी जी गया हुआ था, जिन्होंने सबसे पहले डायस्पोरा करके जो प्रवासी भारतीयों के ऊपर काम कर रहा था और असम के लोगों को उन्होंने जोड़ा। वो बहुत अच्छा काम किया है उस क्षेत्र में। तो वो मदन सतनामी के घर जा करके मुझसे बात कराया टेलीफोन में। मैं पहला व्यक्ति था उस समय जब किसी असमी से जो छत्तीसगढ़ मूल के हैं उनसे मैंने बात किया। इतनी आत्मीय लगाव। उसके बाद कुछ शिष्टमंडल यहाँ आए, उस कार्यक्रम में मैं भी आमंत्रित था। मैं भी वहाँ एक भजन प्रस्तुति दिया, एक वक्तव्य भी दिया और उसके बाद एक सिलसिला जुड़ गया। असम के बहुत सारे, जैसे मुनेश भाई है, ये है, शांडिल मैडम जी है, और कई लोगों से उनसे मेरी बातचीत हुई। सपना एक यंग लड़की है, उनसे भी बात होती है और वो बीच बीच में अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में, अपनी कला के बारे में, अपने और विविध चीजों में हम लोग वहाँ के यंग लोगों से बातचीत लगातार संपर्क में रहते हैं। उन लोग बुलाए भी हैं। मेरा सम्मान भी होना था बोहन मुट्टी में, मुझे छुट्टी नहीं मिली, तो वहां से मुझको वो प्रशस्ति पत्र लाए हैं यहाँ के शिष्टमंडल जो गए थे। और एक तरह से मैं असमी समाज से जुड़ भी चुका हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जब मेरा कभी कोई प्रोजेक्ट होगा या और कहीं अवसर मिलेगी तो जरूर मैं आमंत्रित करूंगा। और अभी हो सकता है निकट भविष्य में, अभी प्लान चल रहा है हम लोग का जाने का, तो गुवाहाटी जाएंगे और उस तरफ कहीं अवसर मिलेगा तो मैं घूमने भी जाऊंगा। तो चाय बगनिया पारा कहे ना, चाय बगनिया पारा। तो ये थे हमारे बहुत ही जाने माने प्रिय और समाज के अंदर में प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अनिल भटपारी साहब, जिनके विचारों से आप लगातार हमारे चैनल के माध्यम से देखते सुनते आ रहे हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे चैनल में समय देने के लिए। और आने वाले समय में फिर से इनसे हम मुलाकात करेंगे और कोई विषय को लेकर, और भी इनकी नई नई जो प्रोग्राम है उसको लेकर। तब तक एक जानकारी और बता दूं, मेरा जो छात्र है पलारी कॉलेज में, मनीष रात्रेकर के लड़का है, वो असम के लड़की से शादी किया है। अच्छा। और वो लोग से मेरी बातचीत होती रही है। जब उनके शादी के रिश्ते तय हुआ ना, तो वहाँ के लोग उस लड़के के बारे में मुझको पूछे भी थे। तो मैंने बताया कि मेरा छात्र है और बहुत अच्छे दंपति है, उन लोग से मेरी बातचीत हुई है। और देखो, इतने वर्षों बाद फिर से दो संस्कृति, एक संस्कृति जो देश के एक सुदूर कोने में है, उनसे हमारा बातचीत वार्तालाप हो रहा है ये सोशल मीडिया के थ्रू। तो कितना लगाव होता होगा, कितने आत्मीयता आती होगी, ये हम जो बातचीत करने वाले लोग ही समझ सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि सरकार दोनों प्रदेशों के बीच में आवाजाही करे, सांस्कृतिक आदान प्रदान करे, तो ये एक बढ़ावा मिलेगा। और एक तरह से हम अपने 15-17 लाख लोग हैं छत्तीसगढ़ी वहाँ जो छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। अभी अभी सर्बानंद सोनोवाल वहाँ के मुख्यमंत्री आए भी थे, और अभी अभी वो यहाँ के जो प्रेक्षक भी हुए थे। तो इस कड़ी में भी वो अपन हम रोल अदा करेंगे, आ सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक कड़ी होगी, सांस्कृतिक कड़ी होगी, और एक दोनों प्रदेशों में जोड़ने वाली जो एक पुल का काम करेगा। और संस्कृति कर्मी, साहित्यकार, कला धर्मी लोग जो हैं आना जाना करेंगे, अध्ययन अध्यापन और विविध क्षेत्रों में भी काम होगा, ऐसे उम्मीद करते हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत शुक्रिया भटपारी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सतनाम जोहार। जय जोहार, जय सतनाम।